क्या हाल है आपके? मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 21 शामिल हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। Students, we are going to solve question number 17 which is actually numerical. इस तरह के न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं जिनमें एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करके आप डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस न्यूमेरिकल का पार्ट ए सॉल्व करते हैं, देन हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट ए के अंदर लिखा हुआ है कि एक फोटोन ऑफ लाइट विद द एनर्जी 10⁻⁻19 जॉल इज एमिटेड बाय अ सोर्स। Convert this energy into wavelength, frequency and wave number of photon in terms of meter, hertz and per meter. यानी कि we are required to convert the energy into different values which are actually wavelength, frequency and wave number. So सबसे पहले तो हमारे पास जो given data है इसके अंदर given data जो given है हमारे पास उसके मुताबिक जो एनर्जी है मेरे पास given वो है 10⁻⁻19 जॉल्स। और जो मेरी रिक्वायरमेंट है जो मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि मैंने एक्सप्लेन करना है कि इससे वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे निकाली जा सकती है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं तो मेरे पास जो जो चीजें गिवन है मैं उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय द सिंपल फार्मूला व्हिच वी हैव स्टडीड इन मैक्स प्लैंक थ्योरी। E इज इक्वल टू h न्यू। अब इसमें h क्या है? h था प्लैंक कांस्टेंट और न्यू था फ्रीक्वेंसी। सिंस वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फॉर फ्रीक्वेंसी तो मैं न्यू को इधर ही रहने देता हूं और E/h लिख देता हूं। नाउ प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना वो हमें याद रखनी चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जो होगी वो होगी h इज इक्वल टू 6.625 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू यहां पे इनपुट करता हूं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। E की जगह मैंने इनपुट की जो वैल्यू गिवन है, एनर्जी की कितनी गिवन है 10⁻⁻19 जॉल। एज की कितनी गिवन है? एज की गिवन है 6.625 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो इससे जो मैंने कैलकुलेट किया न्यू वो आया मेरे पास 0.151 10⁻15। इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिख लूं यानी कि इसकी जो 1 डेसिमल है इसको मूव करूं तो आएगा 1.51 10⁻14 पर सेकेंड। यूनिट पर सेकेंड इसलिए आया कि जॉल जॉल से कैंसिल हो गया। सो अपेरेंटली दिस इज फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट, ये पर सेकेंड जो है दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ये जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आया है मेरे पास दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि आपका 1.51 10⁻14 जो वैल्यू है, अमाउंट है, किसकी अमाउंट है? ये फ्रीक्वेंसी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये पर सेकंड है, इतने साइकिल्स पर सेकंड है। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ हर्ट्ज। सो ये फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास आंसर आया है ये हर्ट्ज में आया है और इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1.51 इंटू 10⁻14। अगर ऐसा ही यूनिट लिखूंगा फिर मैं पर सेकंड ही लिखूंगा इसका। नाउ लेट्स फाइंड द wavelength by using this formula. स्टूडेंट, वेवलेंथ किस तरह निकलती है? देखें, वेवलेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल फार्मूला यूज करना पड़ेगा, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। अब मैं लेमडा को न्यू की जगह ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आंसर बना? लेमडा इज इक्वल टू सी ओवर फ्रीक्वेंसी। नाउ स्टूडेंट, अब आप वैल्यूज इनपुट कर दें जो आपने कैलकुलेट की हैं। सी की वैल्यू होती है 3,
10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी कितनी कैलकुलेट की है? फ्रीक्वेंसी हमने 1.51 10 पावर 14 पर सेकेंड कैलकुलेट की है। सो आपकी जो वेवलेंथ आई वो आई आपके पास 1. मैं इसको ऐसा करता हूँ 1.98, रेड कलर से लिखा है 1.98 10 पावर -6 मीटर। ये आ गई आपकी वेवलेंथ। दिस इज एक्चुअली योर वेवलेंथ। नाउ मूव टुवर्ड्स द वेव नंबर। वेव नंबर भी आसान है कैलकुलेट करना। वेव नंबर के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। अब मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू है अभी मैंने कैलकुलेट की है, ये रेड कलर में लिखी है 1.98 10 पावर -6 मीटर। तो ये ऊपर आके जो यूनिट होंगे वो इसके हो जाएंगे पर मीटर। और अगर मैं कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.5 10 पावर 6 पर मीटर। सो दिस इज वेव नंबर। ये जो सारी वैल्यूज आई है ना, ये आई है अगर मेरे पास वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी 10 पावर -19 जॉल गिवन हो तो ये वैल्यूज आती हैं। अब मैं चलता हूं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू अर्ग्स इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ सेंटीमीटर में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में या पर सेकंड में, और वेव नंबर पर सेंटीमीटर के अंदर। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इजी। क्यों? अगर हमें सिर्फ ये पता हो कि अर्ग्स कितने जॉल के इक्वल होते हैं तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास पहली बात है एनर्जी गिवन कौन सी है ये चेक करते हैं। सो हमारे पास अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएं, हमारे पास जो डाटा गिवन था उसमें एनर्जी की वैल्यू गिवन थी 10 पावर -19 जॉल्स। मैंने क्या करना है, मैंने इसको अर्ग्स में चेंज करना है। मुझे ये पता होना चाहिए कि अर्ग कितने जॉल के इक्वल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एज वी नो दैट 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पावर -7 जॉल। या आप इसे यूं लिख लें, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि 10 पावर 7 अर्ग्स इज इक्वल टू 1 जॉल। तो मैं इस वाली वैल्यू को यूज करके जॉल की जगह इनपुट करके मैं इसे अर्ग्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। सो हम क्या करते हैं, जो E इज इक्वल टू 10 पावर -19 है, इसमें जॉल की जगह अर्ग की वैल्यू इनपुट कर देते हैं, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग्स। तो आपका आंसर आया 10 पावर 7 प्लस और -19 -12 अर्ग्स। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन अर्ग्स जो हमसे पूछी जा रही है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास क्या आ गई? एनर्जी ऑफ फोटोन अर्ग्स में आ गई 10 पावर -12 अर्ग्स। Now this is the first answer we were required actually to give. Now let's move toward the second part. Calculate the wavelength in centimeter, frequency in hertz and wave number in per centimeter. देखें हमारे पास अगेन फार्मूला तो वही है। फार्मूला क्या था हमारे पास? फार्मूला था E इज इक्वल टू एच न्यू, और यहां से जो न्यू की वैल्यू हम निकालते थे वो क्या आती थी? E ओवर एच। अब स्टूडेंट, जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है अर्ग्स के अंदर वो लिखनी है, वो है 10 पावर -12 अर्ग्स। अब यकीनन एच की वैल्यू आप जॉल सेकंड में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने जो एनर्जी के यूनिट है वो चेंज कर दी है जॉल की बजाय। तो आपको एच की वैल्यू जो अर्ग में आनी चाहिए वो लिखनी है। अब उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, जो आपकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 पावर 7 अर्ग से। तो वो जो 10 पावर -34 था वो 10 पावर 7 से मल्टीप्लाई होके आपका आंसर देगा 10 पावर 27। तो मैं इसकी अगर पूरी वैल्यू लिखूं तो लिखूंगा 6.25 10 पावर 27। 27 मेरा किस तरह आया है अर्ग सेकंड के अंदर? आंसर इस तरह आया है कि मैंने जो असल में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू थी जो मेरे पास
प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.625 10 पावर -34, ये -27 आंसर आएगा, -34 जाउल सेकेंड। इसमें मैंने जाउल की जगह लिख दिया 6.625 10 पावर -34 इंटू जाउल सेकेंड की जगह अर्ग्स आ जाएगा 10 पावर 7 अर्ग्स और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। नाउ ये आंसर आपका ये जनरेट करेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, विच इज एक्चुअली 6.625 10 पावर -27। दिस इज -27, मैंने पहले गलती से +27 लिख दिया था, दिस शुड बी द -20। जो आपकी फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा वो आएगा सॉल्व करने के बाद सेम 1.51 10 पावर 14 पर सेकेंड। आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी का ये आंसर आ जाएगा पर सेकेंड में। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं वेव नंबर में, तो मैंने फार्मूला तो वही यूज करना है। फार्मूला कौन सा यूज करना है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। मैं स्पेस बना लूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अब मैं जो फार्मूला यूज करूंगा वो सी ओवर लैम्डा है। सी की वैल्यू क्या होती है? सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेट करनी है, तो मैं लैम्डा को ऐसे लिखा रहने देता हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख देता हूँ 1.51 10 पावर 14 पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आती है 1.98 10 पावर -6 मीटर, और अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन को। तो मेरी इक्वेशन बन गई 1.98 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अब यूनिट मीटर से सेंटीमीटर में हो जाएंगे, तो अब आपका आंसर आ गया 1.98 10 पावर -4 सेंटीमीटर। ये आपकी वेवलेंथ आ गई इन सेंटीमीटर। ये जो सेकंड आपका पार्ट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये उसका आंसर है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वेव नंबर। हमारे पास जो वेव नंबर होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर लैम्डा के। सो हमने करना कुछ नहीं है, सिंपली वैल्यूज इनपुट करनी है। 1 ओवर लैम्डा की जो वैल्यू आई है 1.98 10 पावर -4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा जो आंसर आया वो आया 5 × 10⁻³ पर सेंटीमीटर वेव नंबर। स्टूडेंट, इस तरह हमने वेव नंबर भी कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट मेंशन है। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन की, किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करें, किसमें? फर्स्ट ऑर्बिट में। देखें, अब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर आप हाइड्रोजन एटम की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो पहली बात है हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब ये है कि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। एक्चुअली ये जो n = 1 है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है कि आपका जो ऑर्बिट है वो फर्स्ट है। यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्बिट होता तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो 2 होता। आप उसे ऑर्बिट कह लें, शेल कह लें, समहाउ हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है किसके अंदर? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, और उसके लिए जो हम n की वैल्यू लेंगे वो 1 लेंगे। ओके, उसके लिए हमें फार्मूला गिवन है। फार्मूला क्या गिवन है? फार्मूला हमारे पास गिवन है En, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, -m e4 8ε0 का स्क्वायर h² n²। अब स्टूडेंट, ये जो वैल्यूज है ना, उन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में प्रोवाइड की है। मैंने क्वेश्चन नंबर 19 से ये वैल्यू यहाँ पे अकोमोडेट कर दी है, लिख दी है। तो मैं सिंपली इसमें ये वैल्यूज इनपुट करूंगा और इसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। -m की जगह मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। अब ये देखें, माइनस का साइन बाहर लिखा
और m की जगह mass of electron लिखा, क्योंकि mass माइनस में नहीं होता एक्चुअली, ये फार्मूले का नेगेटिव साइन है, एनर्जी के लिए नेगेटिव साइन इंडिकेट हो रहा है। 9.108 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.602 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब का C बड़ा होता है, सेंटीमीटर का C छोटा होता है। सो मेक श्योर कि आप इनमें जो फर्क है वो आसानी से कर सकें, क्योंकि अगर आप सेंटी और कूलम्ब दोनों का C छोटा लिख देंगे तो ये आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, वो गलत होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं 8 की। 8 एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली परमिटिविटी 8.85 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर का स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, मल्टीप्लाई बाय प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इज 6.624 10 पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड का भी स्क्वायर। अब ये याद रखिएगा, ये भी स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स आ रहे हैं ना, वो जो वैल्यूज आ रही हैं वो एज पर इक्वेशन आ रही है। मींस इधर प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर है तो हमने भी यहाँ पे स्क्वायर ही लिखना है, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, इट इज एक्चुअली 1 का स्क्वायर। अगर मैं इन सारे यूनिट्स को सॉल्व करूंगा, इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करके वो आएगा माइनस 2.18 10 पावर minus 18 joule. Now this answer is actually required from us. ये आंसर हमारे से रिक्वायर्ड था। याद रखना स्टूडेंट, इसमें अगर आप नेगेटिव का साइन नहीं लगाते तो 2 में से 0.5 मार्क्स कटने के चांसेस हैं। दिस नेगेटिव साइन मस्ट बी इंक्लूडेड बिकॉज हमने जो भी वैल्यूज यूज की हैं उस सारी वैल्यूज ने इस नेगेटिव के साइन को कैंसिल नहीं किया। और ये जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आई है नेगेटिव के साथ, दैट इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखें, इसमें ना बहुत इक्वेशन फॉर रेडियस कैलकुलेशन गिवन है Rn। अब हमारे से क्वेश्चन ये हो रहा है कि दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन हो रहा है अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक मूव कर जाए, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर जाए, तो हाउ मच डज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, तो कितना रेडियस इंक्रीज करेगा। अब रेडियस डेफिनेटली इंक्रीज उतना ही करेगा जितना फर्स्ट से सेकंड के दरमियान जो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जाता है तो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही रेडियस इंक्रीज करेगा ना। सो एक्चुअली जो हमसे पूछा जा रहा है ये फासला है जितना ये रेडियस इंक्रीज करेगा। अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट से ये फासला फर्स्ट ऑर्बिट तक का r1 है, तो डेफिनेटली सेकंड ऑर्बिट तक का जो फासला होगा वो r2 होगा। तो r2 में से r1 निकाल दूंगा तो वो ये डिस्टेंस आ जाएगा जो इंक्रीज हुआ है। नाउ इन सेकंड पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर वो n2 से n3 में चला जाए या n9 से n10 में चला जाए। ये भी सेम वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसका आइडिया डिफरेंट है कि अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है सेकंड ऑर्बिट में, n2 का मतलब है सेकंड ऑर्बिट में, एंड इट वांट टू मूव टुवर्ड्स द थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट तक जाने में उसने कितना फासला तय किया है। तो टेक्निकली जो फासला होगा वो डेफिनेटली सेकंड और थर्ड के दरमियान वाला ही होगा। तो हमने इसमें भी वही फाइंड करना है और 9th में भी यही फाइंड करना है। तो हम अपनी इक्वेशन को यूज करते हुए इन सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम
फार्मूला लिखते हैं, आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर 4 पाई ई स्क्वायर और एम. नाउ द एन वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दिस एन वैल्यू, मैं इसको ना अलग करके लिख लेता हूं. उसकी वजह क्या है, ये वेरिएबल है और जो ये वाला हिस्सा है सारा, ये सारे कांस्टेंट्स हैं. और मैंने जब बोहर की इक्वेशन आपको ड्राइव करने का तरीका बताया था तो मैंने इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको इंट्रोड्यूस कराई थी, विच वाज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग. एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर और इसके आगे आ जाएगा एन स्क्वायर. तो मैंने जो गिवन इक्वेशन है ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया अपनी आसानी के लिए. ये जो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई ई स्क्वायर और एम की वैल्यूज है, ये गिवन भी है हमारे पास क्वेश्चन में. आप इनको यूज करके भी 0.529 एमस्ट्रॉन्ग निकाल सकते हैं. क्योंकि हमने ये पहले ड्राइव कर ली हुई है, लिहाजा हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे. मैं इसको लेबल कर देता हूं इक्वेशन ए. सबसे पहले तो हम पार्ट ए करते हैं. पार्ट ए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाए तो रेडियस कितना इंक्रीज होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं. इंक्रीज इन रेडियस जो होगा, इंक्रीज इन रेडियस इक्वल होगा सेकंड ऑर्बिट का रेडियस माइनस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस. ये आपको इंक्रीज की वैल्यू दे देगा. इट मीन मुझे R1 और R2 की वैल्यूज चाहिए, मैं उनका डिफरेंस फाइंड कर लूंगा तो मेरे पास इंक्रीज इन रेडियस आ जाएगा. अब मेरे पास जो फार्मूला है जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो है Rn इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर एमस्ट्रॉन्ग इंटू एन स्क्वायर. अब मैं सबसे पहले फाइंड करता हूं R1. R1 इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग. n की जगह 1 पुट करूंगा क्योंकि R1 की वैल्यू है, तो आंसर आया 0.529 एमस्ट्रॉन्ग. फिर मैं R2 फाइंड करता हूं. R2 इज इक्वल टू सेम 0.529 एमस्ट्रॉन्ग. फार्मूला तो वही रहेगा मेरे पास, फार्मूला तो नहीं चेंज होगा, फार्मूला तो वही रहेगा, बस यहाँ पे n स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा. और इससे जो वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होगी जो R2 के लिए निकली है वो आएगी 2.116 एमस्ट्रॉन्ग. नाउ इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं वैल्यूज का तो मेरे पास इंक्रीज इन रेडियस आ जाएगा. तो हम ऐसा करते हैं, इंक्रीज इन रेडियस निकालते हैं. इंक्रीज इन रेडियस इज इक्वल टू R2 माइनस R1. R2 की वैल्यू है 2.116 एमस्ट्रॉन्ग माइनस 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, और ये हमारा आंसर आया 1.587 एमस्ट्रॉन्ग. ये है इंक्रीज इन रेडियस, जबकि एमस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, हम पार्ट बी करते हैं. पार्ट बी में हमसे जो पूछा गया ना, पार्ट बी में हमसे ये पूछा गया कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे तो कितना फासला तय करेगा. n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन जंप करे तो कितना फासला तय करेगा. देखिए, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे तो जो डिस्टेंस कवर होगा ना इलेक्ट्रॉन का, वो असल में वही डिस्टेंस होता है जो ऑर्बिट्स के दरमियान फासला होता है. डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू R, जो आपका थर्ड ऑर्बिट है, माइनस R2, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. जो फासला है दो ऑर्बिट्स के दरमियान, वही डिस्टेंस कवर किया होगा ना इलेक्ट्रॉन ने. हमारे पास जो फार्मूला है वो ऑलरेडी गिवन है. Rn इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग इंटू एन स्क्वायर.
मैंने R2 तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। कितना कैलकुलेट किया मैंने R2? 2.116 एंगस्ट्रॉम। और R3 कैलकुलेट कर लेते हैं हम। R3 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। एम स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा और मेरा जो आंसर आएगा फॉर थर्ड ऑर्बिट, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग फॉर थर्ड, 4.761 एंगस्ट्रॉम। नाउ मैंने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। वो होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं मैं। डिस्टेंस covered by electron R3 minus R2, that is actually 4.761 एमस्ट्रॉन्ग माइनस, आप एमस्ट्रॉन्ग चूंकि दोनों में यूनिट कॉमन है लिहाजा मैं एंड पे उसके यूनिट लिख दूंगा 2.116 एमस्ट्रॉन्ग। सो जो मेरा इनके दरमियानी फासला आया वो आया 2.645 एमस्ट्रॉन्ग। इतना डिस्टेंस कवर करेगा इलेक्ट्रॉन अगर वो R2 से R3 में जाएगा। इतना एमस्ट्रॉन्ग के अंदर फासला, वेयर एमस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर। नाउ द अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रॉन 9 से 10 में जाता है, 9 से 10 में जाता है तो वो कितना फासला कवर करेगा। अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस अगर मैं डी कैपिटल डी से डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन शो करूं तो अगेन वो इसी तरह होगा ना कि आपका जो n इज इक्वल टू 10 का जो रेडियस है वो माइनस जो n इज इक्वल टू 9 का रेडियस है वो, ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके लिए मुझे 10 और 9 का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। फार्मूला अगेन मेरे पास वही है, Rn इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग इंटू एन स्क्वायर। R9 जो होगा मेरे पास होगा वो 0.529 एमस्ट्रॉन्ग और यहाँ n के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 42.85 एमस्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स फाइंड फॉर द 10th ऑर्बिट। R10 इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, n स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर आया 52.9 एंगस्ट्रॉम। Now the distance covered by electron is equal to R10 minus R9, which is actually R10 क्या है हमारे पास 52.9 एंगस्ट्रॉम और R9 क्या 42.85 एंगस्ट्रॉम। सो जो आपका आंसर आया वो आया 10.05 एंगस्ट्रॉम। This is the answer of the distance covered by electron when it moves or jumps from 9 to 10th orbit. लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।